हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 सप्ताह के नए केंद्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के आपके मिड टर्म के पेपर में भी आ सकते हैं। तो इसको ज़रूर से आप याद कर लीजिएगा पेपर से पहले कि आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर जो कि पहले के सालों में भी ये क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है, बस इनकी वर्डिंग चेंज कर दी जाती है, इन्हें दूसरे तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चंस यही रहते हैं, इनका स्वरूप यही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें ज़रूर रख के जाएंगे। एक ज़रूरी आएगा आपका 6 मार्क्स का, अगर आएगा भी क्वेश्चन 6 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे किन्हीं 3 प्रमुख कारकों का मूल्यांकन कीजिए जो यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर एक राजनीतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी है। एक लंबे समय में बना, इसका मैं अथवा पढ़ रहा हूँ। यूरोपीय संघ किस प्रकार आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप देता गया। तो शुरुआत में आपको मालूम ही होगा, यूरोपीय संघ एक आर्थिक संगठन था, बाद में एक राजनीतिक संगठन बन गया। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले आपको 6 पॉइंट लिखने होंगे पेपर में, कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिखने होंगे। 6 से ज़्यादा ही लिखना, 7 पॉइंट, तब आपको पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे आप कैसे लिख सकते हो इसमें, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का संगठन है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। प्रारंभ में ये एक आर्थिक संगठन था, बाद में चलकर ये एक राजनीतिक संगठन के रूप में काम करने लगा। ये एक विशाल राष्ट्र के रूप में काम करने लगा। इसके पास अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और मुद्रा है। इसके झंडे में 12 सोने के रंग के सितारे हैं। ये सितारे यूरोप के लोगों के मेल मिलाप और एकता का प्रतीक है। इसका रक्षा बजट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। इसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी सेना है। 2005 में ये एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी थी। तो इसको इम्पोर्टेंट करके आप हाईलाइट कर देना, ये 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी थी। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आप अच्छे से लिखना कि इसके पास अपना स्थापना दिवस, गान और झंडा था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको मार्क्स दिला पाएगा। आर्थिक रूप से ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है जो अमेरिका मुद्रा को खतरा पैदा करने में सक्षम है। ये विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करती है। अब इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये मैं आपको और बताता हूँ। तो इसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी सेना भी है। इसके पास पर्याप्त मात्रा में परमाणु हथियार भी है। और आपको जैसा कि मालूम है, राजनीतिक रूप से यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश थे पहले, फ्रांस और ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र में जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। लेकिन जो अपना ब्रिटेन है, 2016 में इसने जनमत संग्रह के द्वारा ये यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। तो आप फ्रांसी लिखना, ब्रिटेन मत लिखना, आपका ये गलत भी हो जाएगा फिर। तो आपको सिर्फ एक ही देश लिखना, फ्रांस, क्योंकि ब्रिटेन 2016 में जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया था। एनसीईआरटी की किताब में लिखना था। इसने सोवियत संघ को राजनीतिक मामलों में दबाव बनाने की जगह बातचीत करने की अनुमति दी। और इसकी सैनिक ताकत भी आपको मालूम ही बहुत अच्छी है। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और इसके सदस्य देशों की जैसे सदस्य देशों की अलग अलग, सबकी अलग अलग विदेश नीति है और रक्षा नीति है। लेकिन ये इनके लिए चुनौती भी हो जाती है, क्योंकि सबकी समान विदेश नीति ना होने के कारण इन देशों में लड़ाई हो जाता है इससे। और इनका, जैसे कि मैं एक और पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज़्यादा है। ये पॉइंट्स भी आप ज़रूर लिख देना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको 6 मार्क्स दिलाने में पूरा कारगर रहेगा। और आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, और ये पॉइंट्स याद कर सकते हो। और सपोर्ट मटेरियल जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छे पॉइंट्स है, आप उसमें से भी 1-2 पॉइंट और ले लेना। और 6 मार्क्स का पूरा याद करके जाना, ये पक्का आ सकता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाएगा, लेकिन यूरोपीय संघ से यही ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो ये रहेंगे कि ये एक आर्थिक से राजनीतिक संगठन कैसे होगा, ये एक प्रभावी संगठन कैसे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बस वर्डिंग चेंज कर दी जाती है। आंसर यही रहेगा कि शुरुआत में एक आर्थिक संगठन था, बाद में चलकर ये एक राजनीतिक संगठन बन गया।
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ आपको, आप वीडियो को आराम से भी देख सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब हमें चीन एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा, ये चीन द्वारा उठाए गए ऐसे किन्हीं 4 कदमों की व्याख्या करें जिनके कारण उसकी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ। और इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको बताता हूँ अथवा में, कि चीन ने अपना आर्थिक विकासवाद समाप्त करके अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया। तो इसका आंसर सबका सेम ही रहेगा। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भूमिका लिख देनी है कि चीन पहले से एक सोवियत अर्थव्यवस्था का मॉडल था। सोवियत आपका समाजवाद का था, तो उसने सबसे पहले समाजवाद का मॉडल अपनाया था। समाजवाद का मॉडल अपनाने के बावजूद भी उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो वो नियम है और उनका व्यापार बहुत कम हो रहा था। इस परिस्थितियों में सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट्स बनाने हैं। तो चीन ने 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए। और फिर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं 1973 में कृषि, उद्योग, सैन्य, विज्ञान, पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्च उत्पादकता उत्पन्न करने के लिए खुले द्वार की नीति अपनाई थी, ये मैंने आपको बता दिया। 1982 में कृषि और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए। चीनी अर्थव्यवस्था के एकीकरण और अंतर्निर्भरता ने चीन को इतना सक्षम बनाया कि आज उसका अपने व्यावसायिक साझेदारों पर काफ़ी प्रभाव बन चुका है। एक और पॉइंट लिख सकते हो आप कि चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, जिससे उसने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप अपने पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना। ये स्क्रीनशॉट ले लो ज़रूर से, ये तो पूरा याद कर लेना। पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, 4 या 6 मार्क्स में यही 2 क्वेश्चन ही बनते हैं आपके। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो अब एक आर्थिक संघ के रूप में आसियान की भूमिका का हमें आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आकलन हम कैसे करेंगे। तो आसियान क्षेत्र की अर्थव्यवस्था दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे ये क्वेश्चन तो कम आते हैं, लेकिन आ जाते हैं कभी कभी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है, आप बस इसको पढ़ के चले जाना। आपको बस थोड़ा मोड़ा याद होना चाहिए इसके बारे में, आसियान के बारे में मालूम होना चाहिए, और आसियान का विजन वाला आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये पढ़ तो आसियान राज्यों और क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करने के लिए एक साझा बाजार है और उत्पन्न पर आधार बनाने का प्रयास कर रहा है। आर्थिक विवादों को निपटाने और हल करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जा रहा है। आसियान ने निवेश और श्रम और सेवाओं के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर केंद्रित किया है। तो आसियान बहुत तेज़ी से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के रूप में विकसित हो रहा है, और इसके विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान एक बहुमुखी भूमिका को परिभाषित कर रहा है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामलों में उसकी प्रासंगिकता को भी और आकर्षक बनाता है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, ले लेना स्क्रीनशॉट। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका। आसियान के विजन 2020 की व्याख्या कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट और इसको याद करना चालू कर दो आप। तो सबसे पहला पॉइंट है 1967 में आसियान का स्थापना का उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना और शांति बनाए रखना भी था। और इनका ये भी उद्देश्य था कि समान उद्देश्य रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना। तो ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। आसियान के विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, 2020 के में आसियान का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चौथा पॉइंट आप सुनिए। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को प्रोत्साहित करने की नीति पर आधारित है। तो आसियान शैली क्या कहती है कि बिना टकराव रहित बातचीत को प्रोत्साहित करना, मतलब बातचीत से मामले को शांत करना और निपटाना करना, यही आसियान का उद्देश्य भी है। तो आसियान की सबसे बड़ी ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति है। तो सबसे क्या नीति इनकी है, संवाद करने की इनकी नीति है, निरंतर संवाद करने की।
ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है। तो ये एक एकलौता संगठन है एशिया का जो इन देशों को एक राजनीतिक और सुरक्षा मामलों के लिए एक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है, और कोई संगठन नहीं है दक्षिण एशिया क्षेत्रों के लिए। तो ये एकलौता क्षेत्रीय संगठन है। तो आप इसको पूरा अच्छे से याद कर लेंगे। और ये क्वेश्चन 5 में है, भारत चीन संबंधों का परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर आपको सपोर्ट मटेरियल में भी मिल जाएगा, और उसमें से आप पढ़ के चले जाना, तो आप इसको बना के भी आराम से लिख सकते हो। 1972 के असद और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी थे। तो मैं आपको अलग, ये थोड़ा कम है तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये वाला आपको मैं करा रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चैप्टर 5 में भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आते हैं, तो इसको पूरे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को पूरे ध्यान से पढ़ना। तो दक्षिण एशिया क्षेत्रों की सामान्य समस्याओं का विश्लेषण करें। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ज़रूर याद करना चाहिए इस क्वेश्चन को, और ये पेपर में भी आएगा ही जरूर। तो मैं आपको एक पहले इंक ले लूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है क्षेत्रीय संघर्ष। इन देशों के बीच कई क्षेत्रीय संघर्ष, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा हो गया, और भारत और श्रीलंका के बीच तमिल विवाद। आपने पढ़ा होगा कि भारत और तमिल जातीय समस्या हुआ था कि श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोगों ने के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, और भारत और नेपाल और बांग्लादेश के बीच जल विवाद। तो सबसे पहले इनका क्षेत्रीय संघर्ष लिखना, आपको हेडिंग डाल देनी है पहले, और ये एक्सप्लेन कर देना। और राजनीतिक अस्थिरता, तो आपको मालूम ही होगा जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता मतलब वहाँ पे जैसे कि राजनीतिक रूप से वो उठापटक चलती रहती है। जैसे पाकिस्तान में कभी सेना का कब्जा हो गया, कभी लोकतंत्र बहाल हो गया, या नेपाल में, कभी श्रीलंका में जैसे वो होते रहता है आपका कि सेना कभी वो आपका उठापटक कर देती है, जिससे ये पॉइंट्स हो गए। और आतंकवाद, दक्षिण एशिया क्षेत्रों में सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद का है, जैसे कि आपको मालूम है। तो आप आतंकवाद का मुद्दा जैसे इसको एक्सप्लेन कर देना एक लाइन में। और एक पॉइंट ये हो सकता है आपका उचित शिक्षा और सुविधा का अभाव। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण एशिया क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में कई समस्या और कमियाँ हैं, और मानव विकास और आधारभूत संरचना। तो दक्षिण एशिया देशों में बुनियादी सुविधा और मानव विकास की कमी है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, और यहाँ पे बेरोजगारी भी ज़्यादा। आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, बेरोजगारी। और आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आबादी भी बढ़ी है। और ये पॉइंट है आपका ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की समस्या। तो ये लिखना कि आप यहाँ पे ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की समस्या के साथ कमी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आबादी है। इन आबादी की वजह से संसाधनों का दोहन हो रहा है, इसीलिए। और आपका एक और है निचला अंतर क्षेत्रीय व्यापार। तो ये देश अपने देशों के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ कम व्यापार करते हैं। जितने भी सार्क के सदस्य हैं, ये सब, इनकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये अपना व्यापार बहुत कम करते हैं आपस में, जिसके वजह से। और इनका सबसे एक और पॉइंट आपका 8वां पॉइंट हो गया नौकरशाही और प्रशासनिक समस्या। तो प्रशासनिक समस्या जैसे कि नौकरशाही और प्रशासनिक समस्या में भ्रष्टाचार, जैसे कि आप जानते हो भ्रष्टाचार होता रहता है। तो यही सारे पॉइंट्स से आपको बस पॉइंट्स लिख देना है और एक्सप्लेन कर देना। ये पॉइंट्स याद कर लेना, एक्सप्लेन तो आप खुद ही कर दोगे। तो एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभों का आकलन कीजिए। तो आपको मालूम ही होगा कि आसियान के 3 मुख्य स्तंभ हैं। तो पहले आसियान का पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना। तो आसियान का मतलब होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई को संगठन होता है। ये आसियान की स्थापना अपने सदस्य देशों के आर्थिक विकास में तेजी लाने हेतु हुई थी। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता के लिए था। आसियान राज्यों के भीतर एक साझा बाजार और उत्पादन आधारित गतिविधियों का निर्माण करता है। तो ये पॉइंट याद कर लेना आप जरूर से। आसियान देश बातचीत का एक रूप का पालन करते हैं जो अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक है, जिससे आसियान शैली भी कहा जाता है। मतलब बिना टकराव रहित बातचीत को बढ़ावा देना ही आसियान शैली का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। और इसके 3 स्तंभ होते हैं, जैसा कि आपने किताब में पढ़ा होगा। इसके 3 स्तंभ होते हैं। तो इसका 3 स्तंभ इसमें तो नहीं दे रखा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला स्तंभ है आपका आसियान सुरक्षा समुदाय।
आसियान सुरक्षा समुदाय है आपका, और दूसरा आपका आसियान आर्थिक समुदाय है, और तीसरा आपका आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये तीनों याद कर लेना, आपका 2 मार्क्स में आपका जरूर आ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि आसियान समुदाय के कितने स्तंभ है, और 6 मार्क्स में तो आपसे पूरा ही पूछ सकता है, तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा। तो आसियान सुरक्षा समुदाय का मतलब, इनका उद्देश्य था कि सदस्य देशों की सुरक्षा करना और सदस्य देशों के साथ एकता व शांति बनाए रखना। तो क्या था, एकता व शांति बनाए रखना। अब आसियान आर्थिक समुदाय की बात कर ले तो इसके भी 2 पॉइंट्स हैं कि इनका था आर्थिक विवादों का निपटारा करना और साझा व्यापार तथा मुक्त व्यापार करना, और ये वाला भी पॉइंट कि एक साझा बाजार और उत्पादक गतिविधियों का निर्माण करना था। और आपका तीसरा पॉइंट आता है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, जो तीसरा स्तंभ है उसका था कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देना था। क्या था, टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देना था। तो इसको आप जरूर से याद कर लेना, आपके सपोर्ट मटेरियल में भी है ये, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, सपोर्ट मटेरियल से जरूर याद कर लेना। तो अब देखिए, ये चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऊपर भी कराया था, अभी वही आंसर है, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल जाता है। जैसे ये चीन एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा, तो क्वेश्चन वही सेम रहते हैं, बस पूछने का तरीका अलग हो जाता है। तो आपको मैंने इम्पोर्टेंट करा दिए। अब इसके कुछ वो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये चित्र आपको क्या दर्शाता है, तो आपकी ये एनसीईआरटी पुस्तक में ये चित्र दिखा होगा। तो ये क्या दिखाता है, तो पहला क्या लिखा है, कार्टून क्या दर्शाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आसियान के प्रति भारत की नीति का प्रतिनिधित्व किया गया है। यहाँ पे देख रहे हो तो ये मनमोहन सिंह जी खड़े हैं और ईस्ट एशियन नेशन लिखा है, और यहाँ भारत का नेतृत्व का वो हो रहा है, और इसमें उस नीति का नाम बताइए जिसमें चित्र में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे होगे ईस्ट एशियन नेशन, मतलब पूरब की ओर देखो नीति का, पूरब की देखो और नीति वाला है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन तीसरा पूछा है, हमें इसकी आदत डालनी होगी, कथन क्या दर्शाता है। तो कथन ये दर्शाता है कि ये एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्रों के प्रति भारत की रणनीति को दर्शाता है कि भारत मुक्त व्यापार की रणनीति अपना रहा है। अब दूसरा कार्टून देख लेते हैं। तो ये चित्र आप ध्यान से देखिए, अपनी पुस्तक में भी आप देख सकते हैं, यहाँ आपको अगर ढंग से नहीं दिखा दे रहे हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया चित्र किस देश से संबंधित है। दिया गया चित्र ये देख रहे हैं आप, ड्रैगन बना हुआ है, तो ड्रैगन चीन को, ये चीन से आपका संबंधित है। चित्र में किन 2 प्रतीकों ने देश की पहचान करने में मदद की है। तो पहला तो आपका ड्रैगन ने किया है, तो ये जो आपका ड्रैगन वाला दिख रहा है वो वाला, और बड़ी दीवार जो आपको दिख रही है, उन्होंने मदद किया कि हमें 2 देशों की पहचान आराम से हो जा रही है। तो ये अब दूसरा पूछा है, ये चित्र विश्व को क्या संदेश देता है। तो ये चित्र दुनिया को चीन के आर्थिक उत्थान की जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है, चीन के आर्थिक उत्थान की जानकारी देता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो आप इसको ध्यान से देखिए, चित्र ये इम्पोर्टेंट चित्र है, जरूर से पढ़ लेना। अब ये आखिरी चित्र देख लेते हैं, इसमें 3 ही बस आपकी पुस्तक में दे रखे और यही, और ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसको देख लेना, यह बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है 12th के, तो ये वाला आप जरूर से पढ़ के जाना। चीन जैसे विशाल देशों में साइकिलों का क्या महत्व है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ये तो आपका 3 ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के ही पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चीन दुनिया में साइकिल का सबसे बड़ा निर्माता है। चीन जैसे विशाल देशों में साइकिलों का क्या महत्व है, तो वो सबसे बड़ा निर्माता। साइकिल की 2 पहियों में दिखाए गए प्रतीकों द्वारा दिए जा रहे संदेश को उजागर कीजिए। तो 2 पहिए क्या उजागर कर रहे हैं। तो आज की चीन में द्वैत का अस्तित्व है, साम्यवादी दल मजबूत राज्य नियंत्रण में चीन ने निजीकरण और पूंजीवाद के द्वार को खोल दिया। तो निजीकरण और पूंजीवाद, ये आपका निजीकरण और पूंजीवाद दोनों पहिए दर्शा रहे हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि इन्हीं 2 उदाहरणों की सहायता से दर्शाइए कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए कैसे खोला। तो चीन ने पहले 1982 में कृषि का निजीकरण कर दिया और 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके पास बड़ी विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार है जो बड़े निवेश करने के लिए
अनुमति देती है, तो बड़े निवेश करने की अनुमति देती है। तो आपको ये वाला पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आपके सपोर्ट मटेरियल में भी होगा, तो इसको ध्यान से पढ़ के जाना। ये वाला इंपॉर्टेंट कार्टून है। आपको वीडियो कैसी लगी? अब मैं अगली वीडियो में आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर देना। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।